चलो बच्चों, आज हम देखेंगे मेघालय का एक गांव मायली नोंग, जिसके लेखिका हैं अनीता सक्सेना। लेखिका कहती हैं कि मुझे हाल में ही मेघालय जाने का मौका मिला। मेघालय यानी बादलों का घर। मेघालय की राजधानी शिलांग है। वहाँ उनको पहुँचकर उनको पता चला कि शिलांग से 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव बसा है, जिसे मायली नोंग कहा जाता है, और उन्हें वहां जाने का मन बना लिया। फिर वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई और वह जल्द ही वहां पहाड़ों के ऊपर पहुंचे। कहीं पहाड़ों से झरने गिर रहे थे तो कहीं घने जंगल थे, और उन्होंने देखा कि बांस का आधा काटकर उसकी कुछ नाली जैसी बना दी गई, ताकि पहाड़ से तेज धारा से गिरने वाला पानी उसके सहारे धीरे धीरे नीचे गिरे और उस पानी को सहारा मिल सके। आसमान में रुई के फोए जैसे बादल उड़ रहे थे और कार की कांच पर छोटे छोटे बूंद दिख रहे थे। तो लेखिका ने कहा कि बारिश हो रही है। तो गोवन बोला, नहीं मैडम, बाहर आकर देख लो, बारिश नहीं हो रही है। तो मैंने बाहर हाथ फैलाया, यानी कि लेखिका कहती हैं कि मैंने बाहर हाथ फैलाया तो कुछ भी नहीं था, और कार के ऊपर बूंदे की धारा मिलकर पानी बहने लग रही। अद्भुत नज़ारा था। चारों ओर सफ़ेद बादल था, समंदर का लहरा रहा था, और 10 मीटर दूर कुछ भी नहीं दिख रहा था। और सड़क पर जाने वाली गाड़ी इमरजेंसी लाइट जलाई हुई थी। सभी गाड़ी एक के पीछे एक धीमे धीमे चल रही थी, ताकि कोई दुर्घटना ना घट सके। और पहाड़ी का रास्ता था, एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ पहाड़। धुंध के रास्ते में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर गोविंद ने कहा, गाड़ी रोककर द्वाकी जाने का रास्ता पूछा। टैक्सी वाले ने कहा कि वहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। सारी बातचीत गोविंद के माध्यम से अश्मी में की जा रही थी। यहाँ पर हिंदी कम बोला जाता है। आगे जाकर पोंगटोंग नाम का एक जगह है, जहाँ से एक रास्ता द्वाकी जा रहा था और दूसरा रास्ता मायली नोंग जा रहा था। सुमो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कांच खोलकर इशारा किया, इस तरफ चले जाओ। हमारी गाड़ी वहाँ से 18 किलोमीटर मायली नोंग की तरफ चली गई। ट्रेवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया द्वारा 2003 में मायली नोंग को एशियाज क्लीनेस्ट विलेज की उपाधि दी गई है। इसके बाद 2005 में इसे भारत का सबसे साफ गांव घोषित किया गया। यहाँ कचरा डालने के लिए जगह जगह बांस की टोकरियाँ लगाई गई हैं। इनमें इकट्ठे हुए कचड़े से फिर खाद बनाई जाती है, और आम जनता के लिए सड़क के किनारे साफ सुथरे शौचालय भी हैं। फिर गाइड करने वाला हेनरी बना। हेनरी यहाँ घूमने आने वाले लोगों को गांव दिखाने ले जाता था, और उनके रहने खाने की व्यवस्था का काम करता था। वह अंग्रेजी और खासी दोनों भाषाएं जानता था। हेनरी ने सबसे पहले ट्री हाउस और बांस के कॉटेज दिखाने ले गया। वे बहुत खूबसूरत थे। हेनरी के पिता ने बताया था कि ट्री हाउस उसे बनाने के लिए सड़क के किनारे बड़े बड़े बांसों से जोड़ा गया था। फिर उसके ऊपर मचान जैसा घर बना था। नीचे बांसों की सीढ़ी से एक घुमावदार रास्ता बनाया था। उसमें सारा काम बांस से ही किया था। उसके बांधने के लिए पतली छालों का इस्तेमाल किया था। लेखिका ट्री हाउस के एकदम ऊपर चढ़ गई थी। ट्री हाउस की छत से कुछ दूर समुद्र दिखा, जिसे बांग्लादेश से आई बाढ़ का पानी था। बांग्लादेश यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। लोग वहाँ से पैदल आना जाना कर सकते हैं। लाइव रोड ब्रिज। फिर लेखिका लाइव रोड ब्रिज के रास्ते की ओर चले गए। गांव के अंदर से नीचे की जंगल की तरफ उतरना था। उनको शुरू में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन खड़ी चट्टानों से उतरना पड़ा तो फिसलने का डर था।
फिर वह सोचे चढ़ते समय क्या हाल होगा, लेकिन फिर वह धीरे धीरे नीचे उतरते गए। कहीं कहीं पर पक्की सीढ़ियाँ बनी थी और चारों तरफ घना जंगल था। वहाँ कोई नहीं था। शायद वहाँ कम लोग आते होंगे। नदी के तेज बहाव की आवाज़ आ रही थी और जल्दी ही रूट ब्रिज उन्हें दिखाई दी। अद्भुत नज़ारा था। नीचे तेज बहती वहाँ थिलोंग नदी और उसके ऊपर लाइव रूट ब्रिज रबड़ के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों के जोड़ जोड़कर बनाया गया था। पुल ऐसे जड़ों से जिन्हें कहीं से बांधा नहीं गया था, जो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी, और पुल अच्छा खासा चौड़ा था। उस पर बीच में मिट्टी बिछी हुई थी और गोल गोल पत्थर रखे हुए थे। हेनरी ने बताया कि पुल बहुत मजबूत है। 30 लोग भी इस पर खड़े हो जाएं तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। दूसरे गांव जाने के लिए पहाड़ काटकर सीढ़ियां बनाई गई थी। हम लोग ने चारों तरफ से पुल का मुआयना किया। मुआयना का अर्थ है निरीक्षण। हर तरफ से वह और ज़्यादा सुंदर दिखता था। यह कुदरत नहीं, इंसान का करिश्मा था। फिर लेखिका हेनरी के पिता से मिली और उनका अभिवादन किया। चेहरे की झुर्रियों के बीच एक भोली सी मुस्कान छा गई। उनकी उम्र करीब 60 से 62 होगी। वे सिर्फ खासी भाषा जानते थे। हेनरी हमारा द्विभाषी बना। जब लेखिका उनका नाम पूछी तो हेनरी ने दिसंबर बताया और मेरी माँ का नाम फेस्टिवल है। यहाँ ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। आपको गांव में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसे नाम भी मिल जाएंगे। जो नाम सुने जाते हैं वही रख दिए जाते हैं। यहाँ महीनों के नाम पर सप्ताह के नाम और दिनों के नाम भी लोगों के हैं। लेखिका कहती हैं कि दिसंबर से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि इस पुल के बारे में अपने दादा से सुने थे। खासी जनजाति के लोग का मकसद ऐसा पुल और नोवेत गांव से रिवाई गांव को जोड़ने के लिए किया गया था। पुल बनाने की इस परंपरा को एक विशेष जनजाति के लोग ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। आज वे कहाँ पुल बना रहे होंगे कोई नहीं जानता। एक पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाता है। लाइव रूट ब्रिज बनाने के लिए सोच समझकर रबड़ का पौधा उसी तरीके से लगाया जाता है। जब पौधे बड़े होने लगते हैं और उनकी हवाई जड़ें बाहर निकलने और लटकने लगती है, तब उनको बांसों की चोटी की तरह गूंथा जाता है। और गूंथते हुए यह कोई एक दिन का काम नहीं होता, ना ही एक महीने का, क्योंकि जीवित पेड़ों की जड़ें जब तक बढ़ नहीं जाती तब तक उन्हें बांधा नहीं जा सकता। रस्सी की तरह बढ़ती ये जड़ें चिपकती जाती हैं और एक दूसरे से बनती जाती हैं। धीरे धीरे बांसों की तरह बदलती जाती हैं। लेखिका ने जो पुल देखा वह 300 साल पुराना है। उन्होंने पूछा कि और कहाँ ऐसा पुल उन्होंने बनाया। उन्होंने बताया कि चेरापूंजी के पास डबल डेकर पुल है, यानी एक पुल के ऊपर एक और दूसरा पुल। लेखिका कहती हैं कि वहीं मुझे अचानक ट्री हाउस का याद आया, तो मैंने उनसे पूछा इशारे में कि बहुत सुंदर घर है। वह मुस्कुरा उठे। मैंने पूछा कि कितने दिन में बनाए, तो हेनरी ने बताया 2 महीने। फिर लेखिका ने पूछा ट्री हाउस के सहारे के लिए जो बड़े बड़े तने वाले पेड़ थे वह किसके हैं, तो उन्होंने बताया कि कटहल के। कहती हैं कि दिसंबर जैसे बात करते करते पता ही नहीं चला, अंधेरा हो गया और बारिश भी होने लगी। वैसे यहाँ रात जल्दी होती। हेनरी ने जब कहा कि आप खाना खाकर सो जाइए तो फ़ौरन मना नहीं किए हम, क्योंकि वो थक चुके थे। हेनरी की बहन ने बहुत स्वादिष्ट दाल चावल और परवल की सब्ज़ी बनाई थी। उसे खाकर गहरी नींद में सो गए। फिर सारी रात बारिश होती हुई। सुबह उठे तो बिजली गायब थी और बादलों के चारों तरफ घेरा हुआ था
और अच्छा हुआ कि कल वो रोड ब्रिज देख आए थे, तो आज जाना संभव नहीं था। वहाँ बारिश बहुत तेज़ होती है, इसलिए हरियाली ज़्यादा और धूल कम होते हैं। और यहाँ ख़ास तौर पर सुपारी, काली मिर्च, तेज़पत्ता, बांस, फूल झाड़ू, कटहल, लीची, अनानास और संतरा, केला आदि का पेड़ मिलता है। पे लेखिका ने पिक्चर प्लांट भी देखा। छोटे छोटे कीड़े जब उसके पास पहुँचते हैं तो वह झट से ढक्कन बंद कर लेता है, और जब कीड़े मर जाते हैं तो उन्हें खा जाता है। नीचे पहाड़ पर लकड़ी के बड़े बड़े खंभों के सहारे बनी कॉटेज में 2 बड़े बड़े कमरे, शौचालय और एक डाइनिंग रूम था। सब कुछ बना था लकड़ी और बांस का। बांस की चटाइयों की दीवारें और छत सुपारी व झाड़ू के पत्तों से बनी थी। छत इतनी मजबूत कि वाटरप्रूफ है, लगातार बारिश होने के बाद भी बूंदें अंदर नहीं आती। घने जंगल और पहाड़ों के बीच बसा होने के कारण मायलिनों किसी भी कमी का एहसास नहीं करता। यहाँ के लोग पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते। हेनरी ने बताया कि मायलिनों में 94 परिवार बसे हुए हैं। यहाँ कुल 506 लोग साक्षर की दर है और 100% यहाँ है। और गांव में 2 स्कूल है, एक खासी और एक अंग्रेजी माध्यम। सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं और 8वीं कक्षा के बाद वे शिलोंग जाते हैं। यहाँ के लोग खाना मिट्टी के चूल्हे में बनाते हैं, ताकि बारिश ज़्यादा होती है तो चूल्हे के ऊपर बने हुए झूले में लकड़ियाँ सुखाने के लिए भी काम में आता है। और गर्म धुएं से लकड़ियाँ सूख जाती है। और इनका कपड़ा सुखाने का तरीका निराला है। इन्होंने बांस का एक बड़ा सा पिंजड़ा बनाया है और उसके नीचे कोयले अंगार जला के रख देते हैं और उसके ऊपर कपड़ा फैला देते हैं, ताकि उसकी हल्की गर्मी से कपड़े सूख जाते हैं। मायलिनोंग में एक छोटी सी दुकान है जो साबुन, मोमबत्ती, माचिस, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करती है। मायलिनोंग में 2 टैक्सियाँ हर रोज़ सुबह शाम शिलोंग जाती हैं। सुबह जाती है और शाम को वापस आती है। यहाँ के लोग आटा, दाल, चावल, हरी सब्जी खाने पीने का सामान शिलोंग से लाते हैं। यहाँ सब्जी अनाज कुछ पैदा नहीं होता। हाँ, मछली और सुअर मुर्गियाँ ज़रूर पाली जाती है। हेनरी ने बताया कि शिलोंग से मायलिनोंग के बीच एक सड़क बने 12 साल हुए हैं। इसके पहले आना जाना मुश्किल था। गांव के मुखिया को सभी हेडमैन कहते हैं और उन्होंने गांव को साफ़ सुथरा रखने के लिए नियमों को जगह जगह लगा कर रखा है, जिसका सभी गांव वाले पालन करते हैं। रोड ब्रिज के रास्ते में मैंने बड़े बच्चों को एक रोज खेल खेलते देखा। केले के तने को उन्होंने ज़मीन में गड़ा दिया और दूर एक रेखा खींची हुई थी, जिसके पीछे खड़े होकर वे नुकीले तीर से उस तने को बेधने की कोशिश कर रहे थे और आपस में खड़े बच्चे निशाना लगने पर तालियां बजा रहे थे। हम भी इस अनूठी जगह के लिए मन ही मन में तालियां बजाते हुए आगे बढ़ गए।